ये फॉर्मूला पढ़ा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन। मैं 3n वाला बता देता हूँ एक बार। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा 3n-k, ये आपने 3 डायमेंशन के केस में पढ़ा। और 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन के केस में आपने फॉर्मूला पढ़ा 2n-k, ये 2 डायमेंशन में। तो फॉर n डायमेंशन में आपने फॉर्मूला पढ़ा स्मॉल n कैपिटल N माइनस के, ये किस में पढ़ा? n डायमेंशन में। ठीक है, ये किस में पढ़ा? n डायमेंशन में। तो यहां से मेरे को कंस्ट्रेंट बताना है, तो कंस्ट्रेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? n इंटू एन माइनस डी ओ एफ। कंस्ट्रेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? ये कंस्ट्रेंट हो गया। अब हमारे पास 2 केस है। फॉर फर्स्ट केस डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितना है? फर्स्ट केस के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये n इंटू एन प्लस 1/2। ये फॉर्मूला में रख दो, तो क्या बन जाएगा? के मतलब नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट कितना बन जाएगा? स्मॉल n इंटू कैपिटल N माइनस n इंटू एन प्लस 1/2। ये तो हो गया पहले वाले केस के लिए नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट। और दूसरे वाले केस के लिए क्या बन जाएगा? फॉर सेकंड केस नंबर ऑफ कंस्टेंट कितना हो जाएगा? n इंटू कैपिटल N माइनस उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या आया? n/2। यहाँ लिख देता हूँ n/2। क्या बन रहा है ये? 2n माइनस n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका? नंबर ऑफ कंस्टेंट का। तो कुछ नहीं किया है मैंने, ये जो फॉर्मूला है इसको बस ट्रांसपोज ही तो क्या है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू n कैपिटल N माइनस के। तो कंस्टेंट किसके बराबर हो गया? n इंटू कैपिटल N माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहले केस के लिए आंसर ये आ गया, सेकंड के लिए ये आ गया। इज इट क्लियर? क्या ये समझ में आ रहा है सबको कैसे निकाला? इज इट क्लियर? क्या ये समझ में आ रहा है? यस और नो? चलिए भाई, अब मेरे को एक क्वेश्चन और बताओ। क्वेश्चन ये है कि मैं तुम्हें एक 5 पार्टिकल का सिस्टम दे रहा हूं, 5 पार्टिकल का सिस्टम दे रहा हूं। ये 5 पार्टिकल का सिस्टम है और ये कनेक्शन इनके ऐसे है, ये यहाँ से कनेक्ट हो गया, ये यहाँ से कनेक्ट हो गया, और इस पार्टिकल को इससे कनेक्ट कर दिया और इस पार्टिकल को इससे कनेक्ट कर दिया। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? माई फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द अबव क्वेश्चन। द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज फॉर द क्वेश्चन शोइंग इन फ्रंट ऑफ यू। जो क्वेश्चन आपको शो हो रहा है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, बता सकते हो? क्या आप ये बता सकते हो कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? हाँ भाई, क्या आप बता सकते हो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? यार बहुत आसान है, मैंने अब तो बता दिया तुम्हें कैसे निकालना है। फॉर्मूला लगाना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट बता सकते हो। 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन स्पेस है। 3 डायमेंशन स्पेस है।
कितना आएगा? क्या आंसर आएगा बताओ, जल्दी बताओ। ये 3 डायमेंशन स्पेस है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा? 6 आएगा। भाई इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 6 आ गया। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, 3 2 1 और फिर 0 और नेगेटिव तो हमें लिखना ही नहीं है, तो 3 और 2 5 और 1 6, सीधा आंसर आ जाएगा। ये भी 0 हो जाएगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इसके नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट बताओ। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट कितने होंगे इसमें? माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट। इसके नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट बताओ आप कितने होंगे। जो फॉर्मूला हमने यूज किया अभी 3n-k वाला, उसको यूज करके इसके नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट बताओ कितने हैं। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट कितने आ रहे हैं? 10। जो हमने फॉर्मूला यूज किया उसको यूज करके बताओ। जो हमारे पास फॉर्मूला है ना 3n-k, उसको यूज करके बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम से कि इसके नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट कितने आ रहे हैं। 10 तो आएंगे, ठीक है, वो समझ गया मैं। इस फॉर्मूला से कितने आ रहे हैं? 9। 9 आ रहे हैं ना भाई। 5 पार्टिकल हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया? 15 - k = 6। तो k की वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई। सही बात है, k की वैल्यू कितनी हो गई? 9। भाई नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट कितने आ गए? 9 आ गए। पर जो गायत्री कह रही है वो बात भी सही है। सही क्यों है कि अगर मैं यहाँ काउंट करता हूँ तो कितने कंस्ट्रेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब मैं काउंट करता हूँ तो टोटल कंस्ट्रेंट कितने आते हैं? 10 नहीं, 9 ही आएंगे। सही बोल रहे हो। इस फॉर्मूला से जब निकालेंगे तो 15 में से 6 जाएंगे तो 9 ही आएंगे। 9 कंस्ट्रेंट आ रहे हैं। पर जब हम यहाँ से देख रहे हैं इस डायग्राम को, इस कॉन्फ़िगरेशन को जब हम देखते हैं और काउंट करते हैं तो हमारे पास कंस्ट्रेंट कितने आ रहे हैं? 10, है ना। कंस्ट्रेंट कितने आ रहे हैं? 10। इस फॉर्मूला से जो मैंने कंस्ट्रेंट की वैल्यू निकाली, इसको हम बोलेंगे एक्चुअल कंस्ट्रेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल कंस्ट्रेंट। और जब मैं कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर रहा हूं तो यहां मेरे पास कितने आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं, यानी कि एक फालतू आ रहा है। तो जो फालतू आ रहा है, जो फालतू का जो कंस्ट्रेंट आ रहा है, जो हमारे काम का नहीं है, उस कंस्ट्रेंट को हम नाम देते हैं रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। उस कंस्ट्रेंट को हम क्या नाम देते हैं? रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। तो रिडंडेंट कंस्ट्रेंट की वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कितनी हो गई? जो हमें दिख रहा है वो कितना है? 10 में से हमने माइनस कर दिया जो एक्चुअल कंस्ट्रेंट है, में से हमने माइनस कर दिया जो एक्चुअल कंस्ट्रेंट है। तो हमारे पास रिडंडेंट कंस्ट्रेंट कितना आ गया? 1 आ गया। तो रिडंडेंट कंस्ट्रेंट जो है हमारे पास वो कितना आ गया? 1 आ गया। तो इस रिडंडेंट जो शब्द है रिडंडेंट, तो इस रिडंडेंट का मीनिंग क्या है कि ऐसा कंस्ट्रेंट जो कॉन्फ़िगरेशन में तो है पर उसका उस कॉन्फ़िगरेशन की मोशन में, उस कॉन्फ़िगरेशन के डायमेंशन में कोई यूज़ नहीं है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन में है पर उसका कोई भी यूज़ नहीं है, तो ऐसा कंस्ट्रेंट क्या कहलाता है? रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। एक्चुअली जो इसमें कंस्ट्रेंट काम कर रहे हैं वो कितने कंस्ट्रेंट काम कर रहे हैं? 9 कंस्ट्रेंट काम कर रहे हैं। पर अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन को देख रहा हूं तो इसमें कुल कितने कंस्ट्रेंट आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं 10 कंस्ट्रेंट, यानी कि एक कंस्ट्रेंट फालतू आ रहा है। तो जो फालतू वाला कंस्ट्रेंट है उसको हम नाम दे रहे हैं रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। रिडंडेंट का मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, जो स्ट्रक्चर के अंदर है, परंतु उसका काइनेमेटिक्स से या उसकी डायनामिक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको हम नाम देते हैं रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। क्या ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? क्या ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? हाँ या ना? बोलो भाई, क्या आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई? हो गई ना? अब मेरे को एक चीज़ और बताओ, जब इतनी बातें मुझे बता रहे हो तुम, तो एक चीज़ बताओ, क्या ये 10 जो है 10, ये 10 मैंने 5 पार्टिकल के सिस्टम के लिए लिया
और जब मैं कंस्ट्रेंट की बात करता हूं तो कंस्ट्रेंट दो पार्टिकल के बीच का बन रहा है। शुरू में दो पार्टिकल थे तो दो पार्टिकल चूज करने कंस्ट्रेंट बनाने के लिए। तो क्या इस 10 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 5c2? ये जो 10 है क्या इसको मैं 5c2 लिख सकता हूं क्या? आया ना? कैन आई राइट दिस 10 एज 5c2? यस और नो? कैन आई राइट 5c2 इन प्लेस ऑफ दिस 10, दिस नंबर 10? 10 के प्लेस पर मैं 5c2 लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हैं ना भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 कितना बनेगा? 10 ही तो बनेगा। लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा हम लिख सकते हैं तो रिडंडेंट कंस्टेंट का जो ये फॉर्मूला लिख रहा हूं तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं। रिडंडेंट कंस्टेंट का जो फॉर्मूला है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 5c2 माइनस एक्चुअल कंस्टेंट। 5c2 माइनस एक्चुअल कंस्टेंट। ये जो फॉर्मूला लिखा, ये जो आंसर लगाया मैंने, इसको मैं ऐसे भी तो शो कर सकता हूं शो करने के लिए। तो यहां से मैं ये कह रहा हूं कि जो ये 10 था, ये 10 इस कॉन्फ़िगरेशन के नंबर ऑफ कंस्टेंट थे, इसको आपने 5c2 लिख दिया। इसका मतलब ये है कि किसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नंबर ऑफ कंस्टेंट निकालने हैं तो उसको सीधा सीधा आप कैसे निकाल सकते हो? यहां 5 पार्टिकल थे तो आपने लिखा 5c2। अगर n पार्टिकल होते तो क्या लिख देते? nc2। तो नंबर ऑफ कंस्टेंट, नंबर ऑफ कंस्टेंट, नंबर ऑफ कंस्टेंट फॉर n पार्टिकल्स। तो n पार्टिकल्स के लिए, n पार्टिकल्स इन अ कॉन्फ़िगरेशन, इन अ कॉन्फ़िगरेशन। तो n पार्टिकल के लिए नंबर ऑफ कंस्टेंट का फॉर्मूला कितना हो गया? nc2। तो रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF, वो कितना आ गया? nc2 माइनस एक्चुअल कंस्टेंट, nc2 माइनस एक्चुअल कंस्टेंट। और ये जो एक्चुअल कंस्टेंट है ये n डायमेंशन के लिए, n डायमेंशनल के लिए, n डायमेंशन के लिए ये एक्चुअल कंस्टेंट का जो फॉर्मूला बना था, ये क्या बना था? n डायमेंशन 3n था, जैसे यहां बनेगा n इंटू कैपिटल N माइनस DOF, ये एक्चुअल कंस्टेंट था। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल को मैं स्मॉल n ले रहा हूं और डायमेंशन को मैं ले रहा हूं कैपिटल N, या इसको मैं कैपिटल N ही लिख देता हूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। कैपिटल N, इसको भी मैं कैपिटल N लिख देता हूं, कैपिटल N। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा nc2 माइनस, ये कितना हो जाएगा? n कैपिटल N माइनस DOF। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये हो गया रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये किसका फॉर्मूला हो गया? रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है ऐसा कंस्टेंट जो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है पर उसका कॉन्फ़िगरेशन की काइनेमेटिक्स में, उसकी डायनामिक्स में कोई भी रोल नहीं है। तो ऐसे जो कंस्टेंट है उसको हम नाम देते हैं रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, और उसको निकालने का फॉर्मूला हो गया, ये हो गया। ठीक है भाई, तो यहां तक क्लियर सबको? हाँ भाई, दोनों को क्लियर? मानस, गायत्री? अच्छा, अब मैंने एक डायग्राम ऐसे बनाया, ये बनाया मैंने हेलिक्स। यहां पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, इस पर चल रहा है ऐसे, और ऐसा घूमता घूमता इस हेलिकल पाथ पे से आ रहा है कोई पार्टिकल, और एक डायग्राम मैंने ऐसे बना दिया। यहां पर भी जो पाथ है मैंने उसको प्री डिफाइंड कर दिया पाथ को, और पार्टिकल जो है वो इसके ऊपर मोशन कर रहा है। ये पार्टिकल है, ये क्या है? पार्टिकल है। और यहां पर भी ये क्या है?
पार्टिकल है। तो इन दोनों ही केसेस में जो पार्टिकल है वो एक प्री डिफाइंड पाथ पे चल रहा है। पहला हेलिकल पाथ है तो उस पर पार्टिकल ऐसे चल रहा है, पाथ डिफाइंड है उसका पहले ही, है ना। तो उसका जो पाथ है वो पहले ही डिफाइंड है। इसी तरह से इसमें भी जो पाथ डिफाइंड है कि पार्टिकल को ऐसे ही जाना है। तो जब कोई पार्टिकल एक प्री डिफाइंड पाथ पर मूव करे, जब कोई पार्टिकल एक प्री डिफाइंड पाथ के ऊपर मूव करे तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमेशा 1 होता है। मैं नोट लगा के लिख देता हूं, यहां पर मैं नोट लगा के लिख देता हूं। नोट में क्या लिख रहा हूं, व्हेन अ पार्टिकल इज मूव्स ऑन अ predefined path, then its DOF is 1। तो उसका जो DOF है वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा, 1। ठीक है, उसका DOF हमेशा क्या होगा, 1 होगा, 1। तो जब भी कोई पार्टिकल एक प्री डिफाइंड पाथ पर मोशन करेगा तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या होगा, 1 होगा। यहां तक बात क्लियर? बोलो भाई। यहां तक की चीजें क्लियर सभी को? चलो भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अभी तक हमने बात कर ली कंस्ट्रेंट की, हमने बात कर ली क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट की, फिर हमने बात की डिग्री ऑफ फ्रीडम की। डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमने अलग अलग केस देखे कि उनके आंसर किस तरह से निकाले जाते हैं, कब कौन सा आंसर कैसे आएगा वो हमने अच्छे से देख लिया। अब मैं आगे बढ़ूं उसके पहले मेरे को एक चीज़ बताओ। क्वेश्चन मेरा ये है कि ये एक हेमिस्फेरिकल पाथ है, ये हेमिस्फेयर रखा हुआ है, उल्टा रखा हुआ है, ये इसका सेंटर है, यहां पर कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल को मैं रेड कलर से कर देता हूं, रेड कलर से। ठीक है, ये पॉइंट है O और ये पॉइंट है P, और ये यहां से ऐसे कनेक्शन बना रहा है ये। और ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है P, यहां पर ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है, इसके ऊपर चल रहा है। मैं यहां लिख देता हूं कि OP जो है वो किसके बराबर है, R के बराबर है, O से P। अब ये पार्टिकल इसके ऊपर चल रहा है, लेट्स सपोज सेकंड कंडीशन में यहां पहुंच गया, और यहां पहुंच गया तो अभी इसकी कंडीशन ये है, अभी इसकी कंडीशन ये है, ये इसको अभी भी कांटेक्ट में है, इसके अभी भी क्या है, कांटेक्ट में। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि यहाँ ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है, तो 1 से 2 में आने तक जो पार्टिकल है उसने कौन सी मोशन की, उसने सर्कुलर मोशन की या लीनियर मोशन की या कोई और मोशन की तुम्हारे हिसाब से? द क्वेश्चन इज कि व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 1 to 2, जब पार्टिकल 1 से 2 में आया तो उसकी मोशन कौन सी थी, वेदर इट इज सर्कुलर मोशन और स्ट्रेट लीनियर मोशन, और तुम्हारे हिसाब से कोई और मोशन हो तो वो भी बता दो। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि 1 से 2 आने में इसने कौन सी मोशन करी, बताओ भाई। पार्टिकल 1 से 2 जब आ रहा है पहले पॉइंट से और दूसरे पॉइंट तक जब पहुंच रहा है तो इसने कौन सी मोशन करी, वेदर इट इज सर्कुलर और इट इज लीनियर और अदर देन लीनियर और सर्कुलर, लीनियर और सर्कुलर के अलावा कौन सी मोशन, सर्कुलर मोशन कर रहा है। यहां जब ये पार्टिकल आ रहा है यहां से यहां, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि कौन सी मोशन चल रही है, इसकी सर्कुलर मोशन। तो यहां से यहां तक इसकी सर्कुलर मोशन है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको यह भी दिख रहा है, जब ये पार्टिकल पोजीशन 1 पर है और पार्टिकल पोजीशन 2 पर है,
तो हेमिस्फेयर की सरफेस और पार्टिकल के बीच में नॉर्मल फोर्स लग रहा है, हाँ या ना? मैं ये कह रहा हूं कि जब पार्टिकल पोजीशन 1 पर है और जब पार्टिकल पोजीशन 2 पर है, तो हेमिस्फेयर और जो पार्टिकल है उन दोनों के बीच एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। उस नॉर्मल फोर्स के कारण ही पार्टिकल हेमिस्फेयर के कांटेक्ट में है। यस और नो? यस और नो? है? अच्छा, अब इसकी मैं तीसरी मोशन की बात कर लेता हूं। अब ये 2 तक तो यहां आया, अब ये जैसे ही 2 से आगे बढ़ेगा, तो 2 से आगे बढ़ेगा तो ओपी जो है वो तो यहां पहुंच गया, तो ये पार्टिकल अब कांटेक्ट छोड़ देगा। जैसे ही पार्टिकल कांटेक्ट छोड़ेगा तो नॉर्मल जो फोर्स है इनके बीच का वो टूट गया, तो यहां पर आते ही नॉर्मल फोर्स हट गया, नॉर्मल फोर्स रिमूव्ड। भाई नॉर्मल फोर्स क्या हो गया? रिमूव हो गया। ठीक है, पहले तो मेरे को बताओ, जब 2 से 3 में आएगा तो ये कौन सी मोशन कर रहा है? ये सर्कुलर मोशन कर रहा है या ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है? जब ये 2 से 3 में आया तो इसने कौन सी मोशन करी? सर्कुलर मोशन करी और प्रोजेक्टाइल मोशन करी। जब ये 2 से 3 में आया तो इसने सर्कुलर मोशन करी या प्रोजेक्टाइल? सर्कुलर तब करता जब ये कांटेक्ट में रहता, इसका कांटेक्ट वांटेक्ट छूट गया, नॉर्मल फोर्स हट गया, तो अब ये कौन सी मोशन कर रहा है? सेकंड टू थर्ड। भाई यहां से यहां चला तो ये कौन सी थी? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक इसके पास कौन सी मोशन थी? प्रोजेक्टाइल मोशन थी, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने जब आपको कंस्ट्रेंट पढ़ाए थे तो कंस्ट्रेंट में मैंने आपको ये बताया था कि कंस्ट्रेंट इज ऑलवेज ड्यू टू अ फोर्स दैट इज नोन एज कंस्ट्रेंट फोर्स। कंस्ट्रेंट एक फोर्स के कारण होता है जिसको हम नाम देते हैं कंस्ट्रेंट फोर्स। पोजीशन 1 में कंस्ट्रेंट फोर्स है नॉर्मल फोर्स, पोजीशन 2 में कंस्ट्रेंट फोर्स है नॉर्मल फोर्स, पोजीशन 3 में कोई कंस्ट्रेंट फोर्स है क्या? वो कंस्ट्रेंट फोर्स ही हमने हटा दिया। जब हमने कंस्ट्रेंट फोर्स ही हटा दिया तो कंस्ट्रेंट बचा क्या? नहीं बचा। अगर बचा भी होगा तो वो कंस्ट्रेंट चेंज हो गया, है ना? तो तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम्हें ये दिख रहा है कि ये एक बाउंड्री कंडीशन की तरह काम हो रहा है। यहां पर पोजीशन 2 के ऊपर एक बाउंड्री कंडीशन की तरह काम हो रहा है। पोजीशन 2 इज एक्टिंग लाइक अ बाउंड्री, इज एक्टिंग लाइक अ बाउंड्री, acting like a boundary at which constraint of motion constraints of motion changes, motion changes। ऐसा हो रहा है भाई। पोजीशन 2 जो है वो एक बाउंड्री की तरह काम कर रही है, जिस बाउंड्री पर जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन से प्रोजेक्टाइल मोशन में हो गई, और जब वो सर्कुलर मोशन से प्रोजेक्टाइल मोशन में हो गई तो इसका मतलब उसके कंस्ट्रेंट चेंज हो गए होंगे। ऐसा है या नहीं है? इतना तुम्हें साफ साफ समझ में आ रहा होगा। इतना तुम्हें साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि जो मोशन जब सर्कुलर मोशन से प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज हुई तो इसका जो कंस्ट्रेंट है वो चेंज हो गए, और दिख भी रहा है चेंज हो गए। पहले नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट में था, अब नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट में नहीं है, तो जो भी कंस्ट्रेंट थे वो चेंज हो गए। भाई यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हो गई ना? तो कई बार हमें ये कौन सी प्रॉब्लम थी? नॉन होलोनोमिक थी। ये कौन सी प्रॉब्लम थी? नॉन होलोनोमिक। तो ऐसा जो मामला है जिसमें कंस्ट्रेंट चेंज हो रहे होंगे, ऐसा जो केस है जिसमें कंस्ट्रेंट चेंज हो रहे होंगे, ये ज्यादातर हमें नॉन होलोनोमिक के केस में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर ही इनइक्वालिटी के साइन आएंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जिनके अंदर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स जिनके अंदर कंस्ट्रेंट्स चेंज हो रहे हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स से डील करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और उस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट।
उस कॉन्सेप्ट को हम क्या नाम देते हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, टू डील विथ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, this type of problems we use a concept which is known as virtual displacement, जिसको हम क्या नाम देते हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट नाम देते हैं। यहां तक बात क्लियर? ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम इसको क्या नाम देंगे, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। यहां तक बात क्लियर या नहीं? यहां तक क्लियर? अब सुनो आगे। ये जो वर्ड लिखा हुआ है वर्चुअल, तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में जो ये वर्ड लिखा हुआ है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, कलिंगल लिख दी, डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है वर्चुअल, इस वर्चुअल वर्ड का मतलब होता है इमेजिनरी, और हिंदी में जिसको कहते हैं आभासी। मतलब इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये कोरी हवाबाजी है ना। इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये कोरी हवाबाजी है, ये वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो जब कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको हमने माना है सिर्फ हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एग्जिस्ट नहीं करती का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जब ये कंस्ट्रेंट ने मोशन अपनी चेंज की, यहां पर कंस्ट्रेंट कुछ थे और यहां पे पोजीशन 2 और 3 के बीच में कंस्ट्रेंट कुछ होंगे। हम ये मान रहे हैं कि यहां पर नॉर्मल फोर्स जो है अभी भी इसके कांटेक्ट में है, और इतना सा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इतना सा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, यहां तो एक बहुत बड़ा दिख रहा है, तो इतना सा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट के बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम यहां पर मान रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट चल रहा है यहां से और यहां तक का, इसको हम नाम देंगे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब इस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ चीजें हैं जो अज्यूम की जाएगी। अज्यूम क्या की जाएगी, ड्यूरिंग वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट टाइम हेल्ड फिक्स्ड, ड्यूरिंग वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट टाइम हेल्ड फिक्स्ड। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के दौरान हम टाइम को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। ठीक है, ड्यूरिंग वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट टाइम हेल्ड फिक्स्ड। इट इज प्योरली अ मैथमेटिकल कंसेप्ट, मैथमेटिकल कंसेप्ट। ये एक पूरी तरह से कौन सा कंसेप्ट है, मैथमेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑल कंडीशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स रिमेन सेम। मैंने क्या कहा कि हम यहां पर ये मान लेंगे, यहां से जब ये यहां गया है तो एक्चुअल में तो कंस्ट्रेंट चेंज हो गए, पर हम ये मान रहे हैं कि जो कंस्ट्रेंट पहले थे वही कंस्ट्रेंट अब है। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट all conditions of constraints remain same. All conditions of constraints remain same, and it is represented by डेल आर, और इसको डेल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां तक बातें क्लियर भाई? बोलिए भाई, यहां तक बातें क्लियर?
यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी इतनी सी, ये इतनी सी जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं नाम ले दूंगा डेल्टा आर, डेल आर, जिसको हम कह देंगे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क भी आएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो क्या आएगा, वर्क भी आएगा। तो अब हम बात करेंगे वर्चुअल वर्क की। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, वर्चुअल वर्क की। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैं लिख रहा हूं वर्चुअल वर्क, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ही इमेजिनरी है, उस डिस्प्लेसमेंट से जो वर्क होगा वो भी हवाबाजी होगा, उसका भी रियलिटी में कोई लेना देना नहीं होगा। तो वर्चुअल वर्क क्या होगा, वर्क करस्पॉन्डिंग टू, वर्क करस्पॉन्डिंग टू, वर्क करस्पॉन्डिंग टू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, वर्क करस्पॉन्डिंग टू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, virtual displacement is known as virtual work, is known as virtual work। और इस वर्चुअल वर्क को हम लिखेंगे डेल डब्ल्यू से, इससे लिखेंगे डेल डब्ल्यू, और ये डेल डब्ल्यू बराबर होगा एफ डॉट डेल आर। ये किसके बराबर होगा, एफ डॉट डेल आर। बेसिकली ये होगा ये एफ वन डेल आर वन प्लस एफ टू डेल आर टू, एफ थ्री डेल आर थ्री। मैंने यहाँ पर नोटेशन जो सबस्क्रिप्ट हम लगाते हैं वो नहीं लगाए हैं, आई जे ऐसा मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, वो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन हम सेट कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो चीज़ सेट हो जाएगी। तो वर्चुअल वर्क की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, एफ डॉट डी आर। ठीक है, कितनी आ गई, एफ डॉट डी आर। यहाँ तक बात क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब जब ये फोर्स की बात हो रही है, ये जो फोर्स की बात हो रही है, जो इस फॉर्मूला में लिखा हुआ है डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर, ये जो फोर्स है इसके दो पार्ट है। एक होगा नॉर्मल फोर्स या कंस्ट्रेंट फोर्स, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। एक होगा फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट, और एक होगा नॉन कंस्ट्रेंट फोर्स, नॉन कंस्ट्रेंट फोर्स। ठीक है, एक होगा फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट और एक होगा नॉन कंस्ट्रेंट फोर्स, जिसको हम लिखेंगे एनसी से। तो जो फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट की वजह से जो वर्क आएगा, वर्क ड्यू टू फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट, वर्क ड्यू टू फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट इज जनरली जीरो, इज जनरली जीरो। वर्क ड्यू टू फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट जनरली क्या होगा, जीरो। इक्वेशन के अंदर केवल और केवल एक फोर्स बच जाएगा, और उस फोर्स को हम नाम देंगे नॉर्मल या नॉन कंस्ट्रेंट फोर्स। यानी कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूंगा, और आपने लिखा भी देखा होगा, एफ एन सी, एन सी मतलब नॉन कंस्ट्रेंट फोर्स डॉट डेल्टा आर, एन सी का मतलब हो जाएगा नॉन कंस्ट्रेंट फोर्स। इस तरह से आपने इक्वेशन लिखी देखी होगी, या नहीं देखी तो आपकी बुक्स वगैरह जो है उसमें लिखी देखेंगे। मैंने यहाँ पर ये बोला कि जो फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट है उसकी वजह से जो वर्क डन है उसकी वैल्यू जनरली जीरो हो जाती है। क्यों हो जाती है उसके बारे में बात करें। अब मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि क्यों हो जाती है। जैसे कि आपका ये हेमिस्फेयर वाला एग्जाम्पल ले लो, हेमिस्फेयर वाला एग्जाम्पल लोगे तो ये हेमिस्फेयर है, और यहाँ पर पार्टिकल रखा हुआ है, यहाँ पर पार्टिकल रखा हुआ है। ठीक है, तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डेल्टा आर, और जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, उस नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन है ये नॉर्मल फोर्स है या फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट है। इसको मैं बोलूं फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये है फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। तो फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, 90 डिग्री। तो वर्क डन जो है वो क्या होता है, वर्क डन होता है एफ डॉट डेल आर, और ये कितना हो गया, एफ डेल आर, और ये हो गया कॉस 90 डिग्री। तो इसने क्या वैल्यू दे दी, 0 वैल्यू दे दी। इसने क्या वैल्यू दे दी, 0। फिर सेकंड आप देख लो पेंडुलम वाला, पेंडुलम वाला एग्जांपल आप पकड़ते हो
पेंडुलम वाले में ये सीलिंग हो गई, तो यहाँ से ये इसकी सेंटर लाइन हो गई ऐसे, और उसके बाद ये पेंडुलम हो गया, ये पेंडुलम हो गया और ये बॉब हो गया। तो जो टेंशन फोर्स है वो यहाँ पर किसका काम कर रहा है, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट का, तो ये टेंशन फोर्स हो गया। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऐसे होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये हो गया और ये एंगल हो गया, तो ये एंगल भी कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी जो डेल डब्ल्यू है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, एफ डेल आर कॉस 90 डिग्री, और ये भी कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया, ये भी कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। फिर अगर मैं मास ब्लॉक की बात करूं या एटवुड मशीन की बात करूं, यानी कि मैं इस एग्जांपल की बात करूं, ये केस मैं लूं, तो यहां पर ये पुली है और ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। सीधी सी बात है, एक ऊपर आएगा तो दूसरा नीचे जाएगा, वो तुम्हारे ऊपर है किसको मानते हो। मान लो ये M1 है और ये M2 है, मैं मान लेता हूं कि ये नीचे आ रहा है, तो ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। इसका मतलब M1 ज्यादा है किससे, M2 से। टेंशन में दोनों में किधर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ, तो इसमें टेंशन ऊपर की तरफ और इसमें भी टेंशन ऊपर की तरफ। इसमें मोशन नीचे है, तो इसका जो वर्क डन होगा, इसका यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा और यहां पर डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा ना, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे की तरफ, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। और यहां पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इस केस में जो डेल W1 है वो कितना आएगा, टी डेल आर कॉस 0 डिग्री, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, टी डेल आर। और यहां पर डेल W2 जो है वो कितना हो जाएगा, टी डेल आर कॉस 180 डिग्री, जो कि कितनी वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस टी डेल आर। तो नेटवर्क जो आएगा वो कितना आएगा, डेल W1 और प्लस डेल W2, जो कि अगेन कितना हो जाएगा, 0। और यहां पर भी जो कंस्ट्रेंट फोर्स था वो कौन सा था, टेंशन। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो कंस्ट्रेंट फोर्स है उसकी वजह से जो वर्क है वो नॉर्मली या जनरली उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और हमने देख भी ली कि कैसे हो रही है। तो हमारे पास जो ये वर्चुअल वर्क की जो वैल्यू लिखी हुई है, इसमें जो फोर्स लिखा है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट और एक होता है नॉन कंस्ट्रेंट फोर्स। तो फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट वाला जो हिस्सा है वो तो हो चुका है 0, वो तो हो गया 0। तो हमारे पास केवल और केवल कौन सा बचा, नॉन कंस्ट्रेंट फोर्स वाला बचा। इसको अगर मैं पूरे के लिए निकालना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल W इक्वल्स टू एल्जेब्रिक समेशन FNC डॉट डेल आर। यहां तक बात समझ में आ गई क्या, बोलिए भाई, यहां तक क्लियर चीजें। हो गया, चलो भाई। तो ये तो हो गए वर्चुअल वर्क की बात। अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क की मैं बात करूं उसके पहले मेरे को आप एक चीज बताओ, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, वो क्या कहता है, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनती है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनती है, हाँ भाई कुछ आइडिया। न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनती है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसकी इक्वेशन क्या बनती है मैथमेटिकल। भाई न्यूटन का फर्स्ट नियम ये कहता है कि कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। यानी कि F की वैल्यू कितनी रहती है, 0। लॉ ऑफ इनर्शिया तो है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया ये कह रहा है कि कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में है, मोशन में है तो मोशन में है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। यानी कि
फोर्स, समेशन ऑफ फोर्स इक्वल्स टू 0। इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही तो बताती है कि समेशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्स इक्वल्स टू 0, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0। तो ये किससे आ रहा है? न्यूटन के फर्स्ट नियम से आ रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क जो है वो एनालॉगस है किसके लिए? एनालॉगस है किससे? न्यूटन फर्स्ट लॉ से। तो इट इज एनालॉगस, एनालॉगस मतलब एक समान, इट इज एनालॉगस, इट इज एनालॉगस टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इट इज एनालॉगस टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ के एनालॉगस है। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जो समेशन ऑफ फोर्स है वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। इसी के तरह वर्चुअल वर्क का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि समेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज इक्वल्स टू 0 फॉर स्टैटिक सिस्टम। एक स्टैटिक यानी कि जो सिस्टम रेस्ट में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 0। तो समेशन ऑफ एफ एन सी डॉट डेल आर इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। और ये किस सिस्टम के लिए लगेगा? केवल फॉर स्टैटिस्टिक्स, फॉर स्टैटिक्स, सॉरी, फॉर स्टैटिक्स। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या कहता है? फॉर अ स्टैटिक सिस्टम द एल्जेब्रिक समेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज इक्वल्स टू 0। भाई वर्चुअल वर्क का एल्जेब्रिक समेशन 0 कैसे हो गया? कि जब वो स्टैटिक है तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो खेल खत्म, वर्क डन कितना हो गया? 0। क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ भाई, यहां तक क्लियर बात है सभी को? बताओ भाई, जल्दी बताओ। अब इसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल, डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है हमारे पास डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल, डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल। तो डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल पहले तो आया क्यों ये बात कर लेते हैं, और फिर ये किस लिए यूज होता है उसके लिए बात कर लेंगे। हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है डायनामिक सिस्टम, डायनामिक सिस्टम, और एक होता है हमारे पास स्टैटिक सिस्टम, स्टैटिक सिस्टम। ठीक है? तो स्टैटिक सिस्टम में क्या होता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगता है जिसमें होता है एफ इक्वल्स टू 0, न्यूटन फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ। और डायनेमिक सिस्टम में न्यूटन का सेकंड नियम लगता है जिसमें होता है एफ बराबर एम ए, इसको कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। तो यदि मेरे को डायनेमिक सिस्टम को स्टैटिक सिस्टम में चेंज करना है, इफ वी वांट टू कन्वर्ट, वी वांट टू चेंज फ्रॉम डायनामिक टू स्टैटिक, यदि हमें डायनामिक को स्टैटिक में चेंज करना है, यानी कि ऐसा बनाना है, इसको ऐसा बनाना है, तो इसको ऐसा बनाने के लिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया एफ माइनस एम ए इक्वल्स टू 0। और ये जो एम ए है, ये एम ए है, इस एम ए को मैंने नाम दे दिया एफ आई, एफ आई का मतलब इनर्शियल फोर्स, और इसको मैंने लिख दिया एफ प्लस एफ आई इक्वल्स टू 0, एफ प्लस एफ आई इक्वल्स टू 0, और इसको मैंने नाम दे दिया डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल, डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल। ठीक है? अब ये चक्कर क्या है पहले वो सुनो, बाद में बात करेंगे। इसमें हुआ क्या, आपके सामने मैंने इक्वेशन को चेंज किया, एफ आई बराबर किसके हो गया? माइनस ए के। तो डी अलम्बर्ट कहता है कि कोई डायनामिक मोशन है या कोई बॉडी डायनामिक सिस्टम में है तो उसको स्टैटिक सिस्टम में लाने के लिए जिस डायरेक्शन में उसमें फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में उसमें नेट फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो चल रहा है,
उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसमें उतना ही फोर्स लगा दो, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसमें उतना ही फोर्स लगा दो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्टैटिक सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगी। आपके सामने साफ साफ लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको जो मैंने अभी बताई कि डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल की कहानी क्या है, ये बात समझ में आ गई। बोलो भाई, ये वाली चीज समझ में आ गई जो मैंने बोली। आ गई, चलो। अब मैं क्लासिकल मैकेनिक्स की डेफिनेशन जो है डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल की, मतलब प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, क्लासिकल मैकेनिक्स में उसको लिखने का तरीका बदल गया। तो सबसे पहले तो मैं यहां लिख दूं, इट इज एनालॉगस, इट इज एनालॉगस, एनालॉगस टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। ये जो नियम है न्यूटन सेकेंड नियम के, न्यूटन का दूसरा नियम यानी कि F बराबर ma, उसके एनालॉगस है। उसके एनालॉगस कैसे है भाई, न्यूटन का जो नियम लिखा होता है वो क्या लिखा होता है, F इजक्वल्स टू ma, क्या लिखा होता है, F इजक्वल्स टू ma। या फिर आप इसको ऐसे पढ़ते हो डी एम डी वी अपॉन डी टी, है ना। इसको आप कैसे पढ़ते हो, एम डी वी अपॉन डी टी, एम डी वी अपॉन डी टी, ऐसे पढ़ते हो। एम वी जो होता है, एम वी वो क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है। एम वी जो होता है वो लीनियर मोमेंटम होता है। तो यहां पर मैंने इस फोर्स को ऐसे लिख दिया पी डॉट, क्या ये बात सही है। पी का मतलब हो गया लीनियर मोमेंटम और पी डॉट का मतलब हो गया चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम में चेंज आ गया, ये टाइम से मैंने डिवाइड कर दिया, तो लीनियर मोमेंटम में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज फोर्स ही देगा। तो ऐसे मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दिया, डॉट प्रोडक्ट करा दिया डेल आर से, एफ डॉट डेल आर इक्वल्स टू पी डॉट डेल आर, और यहां पर डॉट है। अभी भी तुम्हें नहीं लगा होगा, जैसा तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है वैसा भी नहीं बना है। तो जो किताब के अंदर लिखा हुआ है, बुक के अंदर लिखा हुआ है, वैसा बनाने के लिए क्या किया, इसमें एल्जेब्रिक समेशन भी लगा दिया साहब, एफ डॉट डेल आर और समेशन पी डॉट डेल आर, ऐसा भी बना दिया। फिर इसमें और चेंजेस कर दिए बुक जैसा बनाने के लिए, बुक जैसा बनाने के लिए इसको ऐसा कर दिया, एफ डॉट डेल आर माइनस पी डॉट और डेल आर इक्वल्स टू जीरो। इसमें से कॉमन भी ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, इसमें से कॉमन ले लिया हमने डेल आर, तो ये बन गया एफ माइनस पी डॉट और डेल आर डॉट प्रोडक्ट बराबर जीरो। इसको हम कहते हैं डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल, डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल। ठीक है, बात वही है, इसकी आत्मा अभी भी वही है, सोल इसका अभी भी वही है कि डायनेमिक सिस्टम को किस में चेंज किया जा रहा है, स्टैटिक में। कहानी अभी भी वही चल रही है, डायनेमिक सिस्टम को स्टैटिक में चेंज किया जा रहा है। जब हम केवल स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, स्टैटिक्स पढ़ते हैं, यानी कि जो आपने 11th क्लास वाली मैकेनिक्स पढ़ी है या उसकी वैसी जो मैकेनिक्स पढ़ी है, तो वहां पर आप ये इतना सब पढ़ के रह जाते हो। जब हम ये वाली मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं जो हमारी ग्रेजुएशन में या पीजी में है, तो वहां पर हमें इसको बस, है अभी भी वही कहानी, इसको लिखने का तरीका बदल गया। तो ये कर क्या रहा है, ये डायनेमिक सिस्टम को किस में कन्वर्ट कर रहा है, अभी भी स्टैटिक सिस्टम में। ठीक है, डायनेमिक को, डायनेमिक टू स्टैटिक। हाँ जी, क्लियर यहां तक बात समझ में आ गई। यहां तक बात समझ में आ गई। बोलो भाई, दोनों ही बोलो, बात समझ में आ गई यहां तक।
आ गई। तो देखो आज जो हमने पढ़ा मैं एक बार उसको रिकैप करा देता हूँ वापस, जो आज हमने चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहले तो हमने जो कल की प्रॉब्लम्स थी उनको डिस्कस किया, उनके सॉल्यूशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया, होपफुली आपको समझ में भी आ गया होगा। उसके बाद हमने कंस्ट्रेंट का फॉर्मूला पढ़ा, कंस्ट्रेंट निकालने का, वो वैसे ही डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूला से कंस्ट्रेंट का फॉर्मूला बना लिया। उसके बाद हमने रिडंडेंट कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ा कि रिडंडेंट कंस्ट्रेंट क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है। देन उसके बाद हमने ये देखा कि कोई पार्टिकल यदि प्री डिफाइंड पाथ पर मोशन कर रहा है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 1 होती है, ये हमने देखा। फिर अब उसके बाद हमने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझा, और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्यों यूज हो रहा है हमने ये जाना। फिर हमने बात की वर्चुअल वर्क की। वर्चुअल वर्क में भी हमने ये देखा कि जो फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट है उसकी वजह से वर्क डन 0 होगा, तो जो फोर्स वहां पर रह जाएगा वो कौन सा रह जाएगा, नॉन कंस्ट्रेंट फोर्स रह जाएगा। फिर हमने ये जाना कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है। फिर हमने ये जाना कि डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है। आज की क्लास में, इसके पहले की क्लास में ज़्यादातर हमने बात की थ्योरी की, कॉन्सेप्ट्स वगैरह हमने डिस्कस किए। अब हम इसके नेक्स्ट वाली क्लास जो भी होगी, कल होगी, तो उसमें अब हम प्योरली आ जाएंगे लंगरेजियन डायनेमिक्स में, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है। यानी कि अब इसके आगे हम पढ़ेंगे लंगरेजियन की जो इक्वेशन बनती है, जिसमें आप लिखते हो d/dt del L/del Q डॉट माइनस del L/del Q बराबर